अच्छा, एक स्लोगन है खेल इंडिया फिट इंडिया, आपने सुना होगा। उसके तहत गोरखपुर में कुछ हुआ है? डी नोटिफाइड ट्राइब से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स होना चाहिए? मैं कमिंग सर। यस, कमें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठ जाएं। संक्षिप्त परिचय दें हमें। मेरा नाम सर उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का निवासी हूँ। सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही प्राप्त की थी। तत्पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। सर ये संघ लोक सेवा आयोग में मेरा 5वां प्रयास और प्रथम साक्षात्कार है। मेरी हॉबीज़ सर कुकिंग है, स्पेशली सर नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशनल डिशेस, और बैडमिंटन खेलना, और सर जनरल अफेयर्स मुझे है नेशनल ग्लोबल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ पे। अच्छा उत्कर्ष, ये बताइए, आपने कहा कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं और आपके राज्य के मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के ही हैं। ये बताइए, पिछले 1 सालों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे और पब्लिक वेलफेयर के लेवल पर क्या क्या कार्य किए गए हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर बात की जाए तो एम्स गोरखपुर का निर्माण हुआ है सर, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। और सर रोड्स के कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, जैसे गोरखपुर पेरिफेरल लिंक एक्सप्रेस बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वहाँ से कनेक्ट होते हुए जा रहा है। और सर वेलफेयर स्कीम्स की बात की जाए तो सर गोरखपुर में जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से 35 बच्चों की जान भी गई थी। तो उसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम, और गोरखपुर में सर स्पेशली ट्रॉमा सेंटर भी ओपन किया गया है BRD मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा और अच्छा, एक स्लोगन है खेल इंडिया फिट इंडिया, आपने सुना होगा। उसके तहत गोरखपुर में कुछ हुआ है? सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे इसका आइडिया नहीं है। yes, चलिए कोई बात, की बात छोड़ दें। एक आपने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मिशन का नाम सुना होगा, नेशनल मास्टर प्लान। कब बना था ये? 2022। आज क्या स्थिति है और क्या पर्पस क्या था इसका? सर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी सर लिंक करने की बात की गई थी इसमें, ताकि सिंक्रोनाइज करा जा सके तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज़ हैं। क्या क्या टारगेट्स रखे गए थे? सर एग्जैक्ट टारगेट मुझे सर उसकी स्पेसिफिक्स याद नहीं है, पर सर ओवरऑल कनेक्टिविटी रोड प्रोजेक्ट्स की इसमें बात की गई थी सर। और जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान था इसमें 111 ट्रिलियन रुपीज़ का सर, उसमें उसका भी इसमें प्रावधान था। तो क्या जो भी हम लोगों ने एम्बिशियस प्लान रखा था, क्या आपको लगता नहीं कि बहुत ही एम्बिशियस था, ताकि आज तक अचीव नहीं हो पाया वो सारे टारगेट्स हमारे? आई बेग योर पार्डन सर, पर मुझे लगता है सर उसके रिगार्ड में हम लोग अग्रसर हैं सर, सुधारों के मामले में। और सर कोशिश की जा रही है सर, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, और ओवरऑल सर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की अगर एक्सप्रेसवे की बात लें और नेशनल हाईवेज़ की बात लें, तो कुछ आइडिया है आपको, जब से ये प्लान बना आज तक कितने किलोमीटर्स रोड बने हैं भारत में? सर एग्जैक्टली किलोमीटर्स मुझे नहीं याद है, पर सर कुछ डेटा के हिसाब से सर जहाँ पे 12 किलोमीटर पर डे एवरेज के हिसाब से रोड्स बन रहे थे, अब वो 23 किलोमीटर्स पर डे एवरेज। बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है? यस सर, इसकी बात चल रही है। नहीं, ऑलरेडी बन चुका है, ये काम चालू है। इसके पीछे व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस? क्यों बनाया जा रहा था? सर इसका एक सबसे पहला रीज़न ये था कि सर जो ईस्ट यूपी है वो अंडर डेवलप्ड है सर। स्क्विड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर पूरे यूपी के लिए सर, जैसे बुंदेलखंड रीजन भी हो गया सर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब ओपन होगा तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक सारे पार्ट है, तो इसके सर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ भी खुलेंगे। तो आपका कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परिकल्पना की गई थी ताकि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग एक हो सके? यस। और सर गोरखपुर का जो प्रॉक्सिमिटी है चाइनीज़ बॉर्डर के वजह से सर, जैसे वहाँ पे एक एयरफोर्स बेस भी है। किस किस शहर में इसका होना है? 6 नोड हैं इसके, किस किस शहर में है ये? सर एक अमेठी में है रिसेंटली, और सर गोरखपुर में बना है सर, और बाकी मुझे आइडिया नहीं है सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष, आपके पिताजी SBI में काम करते थे, अब रिटायर हो गए हैं आपके पिताजी? यस सर, रिटायर्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिटायर हो गए? नो सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं थे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सर, EPFO में थे? यस सर। ठीक है। EPFO क्या है और ये कब स्थापित हुआ? सर स्थापित वर्ष सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। क्या है, क्या करता है सर? जैसे जो भी लेबर के प्रोविडेंट फंड होते हैं, भविष्य निधि
सर जो भी डिडक्शन होता है उनके सैलरी से, सर जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ है और जो भी इस्टेब्लिशमेंट 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उसके लिए सर पीएफ डिडक्शन होता है। उसी की सर संरक्षित निधि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड उसका ट्रस्टी है। ईपीएफओ उस धनराशि का क्या करता है, कैसे प्रबंधन करता है उसका? सर एग्जैक्टली सर प्रबंधन का मुझे आइडिया नहीं है, पर सर मैंडेटरी सर डिडक्शन होते हैं जिसको सर बाद में एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो वो तो ठीक है, आपके मान लीजिए आपकी तनख्वाह से पैसे कट गए हर Yes, sir. महीने, 11-12 करोड़ खाते हैं, हर खाते से में आ गए, तो कुछ राशि को ऐसे निष्क्रिय रखा जाता है कि कहीं निवेश किया जाता है? सर मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सर मुझे पता है कि एक उनका कॉर्पस है, उसी में फंड्स को रखा जाता है। निष्क्रिय है, सही है। सर निष्क्रिय है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंक है। इसका उद्विकास संक्षेप में बताइए, कितना पुराना बैंक है ये? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास 1935 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद 90 सर एग्जैक्ट अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 1950s में सर इसका नेशनलाइजेशन हुआ सर, जिसकी वजह से इंडिया में हम लोगों ने देखा कि फिनेंशियल इंक्लूजन, जो बिजनेस हाउसेस थे उनको फंड्स की जो ज़रूरत थी, सर ओवरऑल जो बैंकिंग हैबिट लोगों में बढ़ाई गई और सर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा गया। सर ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। ये बताइए कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं सर, उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे किया सकता है? ऐसे 4 उपाय बताइए। सर इसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है कि हम कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पा रहे हैं, उनको स्किल जनरेट करके। 4 उपाय बता दीजिए, उपाय नंबर 1, 2, 3। जी सर। सर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। दूसरा स्किल्ड लेबर फोर्स स्किलिंग करना। सर थर्ड सर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे काम करना, ताकि अगर वो फिट रहे, फॉर एग्जांपल हेल्थ और एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में काम करेंगे तो सर उनको और भी हेल्प होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी। फोर्थ सर, फोर्थ में अभी सर सोच नहीं पा रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने कुछ पुरस्कार जीता है। यस सर। क्या काम किया था? सर मैं उसमें इवेंट कोऑर्डिनेटर था, वुमेन एम्पावरमेंट का डिबेट हुआ था सर, उसमें मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर था। महिलाएं ग्रामीण परिवेश में कमज़ोर रहती हैं कि मजबूत रहती हैं? सर इसको मैं दोनों मिक्स के फॉर्म में देखता हूँ सर। फॉर एग्जांपल कमज़ोर इन सेंस में रहते हैं कि सर, अब एग्जांपल समझते कि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है सर। अराउंड 12% वुमेन्स के पास ही सर प्रॉपर्टी राइट्स है इंडिया में सर। अगर ये देखा जाए तो वहाँ पे वीक है, लेकिन सर हमारे कुछ रोल मॉडल्स भी हो रहे हैं, जैसे जो सर वुमेन प्रधान है, जो लीड कर रही हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को, तो सर वो एम्पावर्ड भी हैं। ठीक है। अभी कल बजट पेश होने वाला है। यस सर। क्या क्या उद्देश्य होते हैं बजट के? कंपोनेंट सर बजट्स के उद्देश्य सर, रेवेन्यू को जितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं हम, एक्सपेंडिचर्स को कंटेन करना, और सर डेफिसिट्स को कंटेन करना, और एक्सपेंडिचर का एक आउट प्लान बना करके क्या उसी लक्ष्य सबसे है? प्लानिंग करना। और एफडी और आरडी को घटा के कहाँ तक ले जाने का लक्ष्य है? सर अकॉर्डिंग टू सर FRBM एक्ट 3% फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, और सर रेवेन्यू डेफिसिट का सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो अभी फिजिकल डेफिसिट लगभग कितना है? सर अगर आप अनुमति दिए सर मैं इसका गेस ले सकता हूँ। सर अराउंड सर 4 to 5% के मिड में है सर, 4.5% सर एग्जैक्ट सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 3% इसको लक्ष्य 3% का क्यों रखा गया? इसको और घटाने का लक्ष्य क्यों नहीं है? 0 क्यों नहीं? सर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। 0 करना? ये सर काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है कि कैसे? सोच पा रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष, यस मैम। उत्कर्ष आपको इंटरेस्ट है इंडियन कुजीन में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन कुजीन में, है ना? और आप सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं। आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि कल्चरल कुजीन से आप क्या समझते हैं? मैम कल्चरल कुजीन्स का एक सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो भी ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं, जो मैम हिस्टोरिकल कुजीन्स है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे कल्चर का पार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैम करवा चौथ में मैम हमारे वहाँ चौवा फारा बनता है, तो मैम एक कल्चर का पार्ट हो चुका है, वो कल्चरल कुजीन है। और मैम दिवाली में मैम जैसे पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी बनती है ईस्ट यूपी में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैम वो भी एक कल्चर का पार्ट हो गया है। तो मैम इस तरीके से मैं कल्चर कुजीन को समझता हूँ। आप गोरखपुर से हैं? यस मैम। गोरखपुर में करवा चौथ मनाया जाता है? यस मैम। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? कुछ हिस्टोरिकल एंटिक्विटी में जाके ट्रेस करना चाहेंगे? मैम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। या ये मीडिया का देन है, मूवीज़ का?
नहीं नहीं मैम, जस्ट आई बेग योर पार्डन मैम, पर मुझे लगता है मैम जब से मैंने होश संभाला मैम, अपने माँ को देखा था कि करवा चौथ मनाते हुए, अब तो खैर बीमार पड़ गई तो उस तरह का फेस्टिवल नहीं हो पाता वहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि इस तरह की कुजीन को, है ना, जो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करना कितना आसान या कितना मुश्किल है अभी के टाइम में? मैम प्रिजर्व करना इजी है मैम। कैसे? मैम फॉर एग्जांपल प्रोलिफरेशन कल्चर का बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो मैम ओवरऑल इसका मैम एक्सपेंशन ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैम छठ पूजा में हम लोग देखते हैं कि जो कल्चरल कुजीन ठीक हुआ मैम, अब वो ओवरऑल इंडिया में प्रोलिफरेट हो गया है, तो मैम इजी है मैम उसको प्रिजर्व करना मेरे ओपिनियन में मैम। ठीक है। जो हम ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को एप कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये टफ नहीं है मैम। इस एस्पेक्ट में मैं समझता हूँ कि मैम जो वेस्टर्न कल्चर है, तो मैम उसको इमिटेट हम लोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं उनको हम लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। कल्चरल लैग से आप क्या समझते हैं? मैम ये थ्योरी ओजी ऑसबर्न, मैम सॉरी मैम एग्जैक्ट मुझे थ्योरी का आइडिया, ऑगबर्न, यस मैम, ऑगबर्न थिंकर ने दी थी, जिसमें मैम उन्होंने ये बताया था कि कैसे मटेरियल डेवलपमेंट नॉन मटेरियल डेवलपमेंट में लैग कर रही है। तो आपको कुछ इसका एग्जाम्पल नज़र आता है अपने आसपास इर्द गिर्द समाज में? मैम जैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल इक्वालिटी नहीं आ पाई है। तो एक मैम मटेरियल डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर एक नॉन मटेरियल डेवलपमेंट मैम नहीं हम लोग सोशल इक्वालिटी होना क्या पॉसिबल है? यस मैम, अगर हम लोग कलेक्टिव ओरिएंटेशन से काम करें तो मैम ज़रूर पॉसिबल है। मार्क्स की थ्योरी क्या बोलती है? मैम उनकी थ्योरी ये मोड ऑफ प्रोडक्शन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दोनों की बात करती है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा, जहाँ पे जो प्रोलेटेरिएट्स होंगे वो बुर्जुआसी को हटा करके अपना रूल लेकर के आएंगे। स्टेटलेस सोशल इनइक्वालिटी हटाना ज़रूरी है या बेसिक फैसिलिटी और एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना, इंश्योर कराना, वो ज़्यादा ज़रूरी है? मैम मेरी ओपिनियन में मैम दोनों का बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बेसिक एमिनिटीज़ और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मैम सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो बेसिक एमिनिटीज़ को ही प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है। डी नोटिफाइड ट्राइब से आप क्या समझते हैं? मैम एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं, पर मैम एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हुआ करता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पीवीटीजीज क्या है? यस मैम। मैम इंडिया में 75 प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, जिनके सोशियो मैम हेल्थ पैरामीटर्स उनके मैम बहुत ज़्यादा कल्चर बैक होने की वजह से, बहुत प्रिमिटिव जो ट्रेड्स थे उनके, उसकी वजह से उनको मैम प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कोई एक आध एग्जांपल बताइए मुझे पीवीटीजीज के। यस मैम, इरुला है मैम, एक टोडा ग्रुप है। कहाँ पाए जाते हैं ये? मैम इरुला तमिलनाडु में पाया जाता है, और मैम सेंटिनलीज है जो अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। उत्कर्ष, उत्तर प्रदेश में कुंभ लगा हुआ है। कुंभ की जो धारणा है वो काफ़ी प्राचीन है। 6वीं शताब्दी में एक चाइनीज स्कॉलर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि कुंभ केवल 2 नदियों का संगम नहीं है, ये आस्था और व्यापार दोनों का भी संगम है। यस सर। क्यों ऐसा कहा गया था? सर आस्था का संगम ये है कि जो तीसरी नदी जिसको सर एंटिसिपेट किया जाता है, सरस्वती नदी है सर, वो आस्था ही है एक तरीके से सर, अगर बिलीफ है हमारा कि वो नदी सर प्रेजेंट हुआ करती थी। और व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में सर मैं ये समझता हूँ कि जो भी सर वहाँ पे फेयर्स मेले होते हैं सर, वो एक व्यापार का जरिया बनते नज़र आ रहे हैं सर। अभी रिसेंट का अगर करंट एग्जांपल देखें हम, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सर जैसे अब वहाँ पे प्रदर्शन लगा हुआ है, तो सर अल्टीमेटली वो व्यापार को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से लोकल आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स जो लोग होते हैं सर, उनको सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नज़र सर आ रहे हैं। ठीक है, आपके ज़िले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? सर टेराकोटा फिगराइंस है सर। ठीक है, आपके क्षेत्र में एक खास किस्म के चावल की भी बात काफ़ी की जाती है, क्या है वो? सर काला नमक चावल है। क्या खासियत है इसकी? सर वो डॉर्फ वैरायटी होती है। हाँ हाँ सर, उसकी महक बहुत अच्छी होती है। स्वास्थ्य पर इसके कुछ प्रभाव? ये सर विटामिन बी के सर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन बी सर उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से बेरी रोग डिजीज़ नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्रीय घटनाओं पर आप रुचि रखते हैं, आप ये बताएं कि भारत का टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनने का। विकसित भारत बनने के संदर्भ में क्या हमारे कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी हैं, या ये केवल शब्दों का एक मायाजाल है? नहीं सर, हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। क्या है ये? सर जैसे ह्यूमन डेवलपमेंटल जो पैरामीटर्स हैं, हाँ। उस पर हम काम करें, जैसे सर पावर्टी हो गया, इनइक्वालिटी को हम कुछ स्पेसिफिक लक्ष्य है क्या विकसित भारत होने के लिए हमारे? जैसे अर्थव्यवस्था कितनी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? सर गवर्नमेंट का सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा है, पर सर जो एक्सपर्ट्स की राय है उनकी सर राय ये है कि अकॉर्डिंग टू सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो का फॉर्मूला है सर,
सर एटलीस्ट $20 ट्रिलियन से ऊपर की इकॉनमी हो तो सर डेवलप्ड इकॉनमी हम लोग कहलाएंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अभी के हिसाब से अगर ले तो भारत की रैंकिंग क्या होगी दुनिया के करीब तकरीबन 190 देशों में? सर पर कैपिटा इनकम के आधार पर, हाँ, प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर हमारी अभी की स्थिति कहाँ बनती होगी? सर एग्जैक्टली सर मुझे रैंकिंग का आइडिया नहीं। ठीक है, आप वैश्विक घटनाओं में भी रुचि रखते यस हैं। सर। एक टर्म चला हुआ है डी ग्लोबलाइजेशन। यस सर। सो क्या हम ये मान लें कि ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है, अब हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं? अब एक बार पार्डन सर पर मुझे मेरी ओपिनियन में सर ये है कि सर अभी एक जो नया फेज चल रहा है, जो बायलैटरल नेगोशिएशंस की बात हो रही है सर, जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच फॉर एग्जांपल सर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अभी अपनाया है सर, डी ग्लोबलाइजेशन की ओर हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। दो सर सेल्फ रिलायंस की एस्पेक्ट्स में इंडिया बढ़ रहा है, पर सर अभी भी हम लोग जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट होकर के एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं सर। तमाम जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसी के आधार पे चल रहा है। तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रही है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन कुजीन में आपकी रुचि है। यस सर। अगर मैं ये बोलूँ कि पूरे भारत के लिए एक कोई ऐसा फूड बताएं जो कि राष्ट्रीय फूड हो सकता है, तो वो कौन सा फूड होगा जो पूरे भारत में प्रचलित हो जाए? वन नेशन वन फूड जैसा कुछ? सर दाल हो सकती है सर। दाल हो सकती Yes, है। sir. कौन सी दाल हो सकती है? सर अरहर की दाल हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्कर्ष, वर्तमान में इनकम टैक्स रिजीम के अंडर एग्रीकल्चरल इनकम पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया Yes, जाता sir. है। क्या आपको लगता है एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स होना चाहिए? यस सर, मेरी ओपिनियन में सर एक ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए सर। अगर जो भी एग्रीकल्चर सर जो फार्मर्स है फॉर एग्जांपल, जिनका अगर इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसको सर मेज़र करके एक प्रावधान करना चाहिए कि उनको रेगुलेट किया जाए और उनको सर इनकम टैक्स के रिजीम में लेकर के आया जाए। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड के बाद आप सजेस्ट करते Yes, हैं कि sir. टैक्स कलेक्ट किया जाना यस चाहिए। सर। तो ये टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है एग्रीकल्चरल इनकम पर? सर गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? सर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, तो मेरी ओपिनियन में सर तो अक्सर हम ये डिस्कशन सुनते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि केंद्र सरकार को एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाना चाहिए। तो क्या कोई बेस है या यहाँ पे कोई फंडामेंटल मिस कैलकुलेशन है? सर टैक्सेशन ओवरऑल सर यूनियन लिस्ट का एक ज़्यादा प्रावधान है सर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर सर ज़्यादा रुझान दिया जाता है सर। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझ पाता हूँ कि ऐसा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आए, एक लॉ लेकर के आए, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल बनाया जाए एक थ्रेशोल्ड के बाद। ठीक है, आपने 7th शेड्यूल के बारे में सुना है कॉन्स्टिट्यूशन के? यस सर। इनमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं यस सर। लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू यस से। सर। क्या क्या लिस्ट्स हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स बताइए। सर आर्टिकल 246 के अंडर शेड्यूल 7 में सर आते हैं सर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सर फॉर एग्जांपल सेंसस आता है, स्टेट लिस्ट में सर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सर, और सर कॉन्करेंट लिस्ट में सर स्पेसिफिक से मुझे याद नहीं। अगर जुडिशरी से संबंधित कोई बदलाव करना हो तो वो किस लिस्ट से संबंधित होगा? सर कॉलेजियम सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। नहीं, इन लिस्ट में से कहीं कैटेगराइज करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई चेंज करना है, तो क्या इन किसी तीनों में से किसी लिस्ट में चेंज करना रिक्वायर्ड होगा? सर इनको कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर के आया जा सकता है। ठीक है। हम चाइना की अगर बात करें तो चाइना एक एडवर्सरी भी है भारत के लिए, यस सर। एक कॉम्पिटिटर भी है और एक कोलैबोरेटर भी है। इन तीनों एरियाज़ को अगर आप देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बता पाएंगे कैसे चाइना अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है भारत के लिए? सर कॉम्पिटिटर के एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो ग्लोबल साउथ में सर जहाँ इंडिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है लीडर बनने के लिए, सर चाइना लेकिन अपना रीजनल एजर्शन के थ्रू सर कॉम्पीट कर रहा है इंडिया को। ठीक है सर कंपटीशन तो बता दिया आपने, सर कोलैबोरेशन और एवर्जन। यस सर। कोलैबोरेशन सर हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स में, एससीओ में सर अभी भी चाइना जैसे सर रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है इंस्टीट्यूशंस में, और सर ग्लोबल ऑर्डर को ठीक करने की बात कर रहा है सर। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं अभी रिसेंटली सर काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हो चुकी हैं मल्टीलेटरल ऑर्डर के लिए। सर एवर्जन में सर इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ सर, वो एक एवर्जन का सर कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। डीप सीक के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर ये जेनरेटिव एआई है चाइना का सर। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी है गूगल का सर। ये तो अक्सर कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जो डीप सीक प्लेटफॉर्म है वो चैट जीपीटी से बेहतर है, तो हम कैसे मेजर करते हैं परफॉर्मेंस?
सर ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होती है एक, हम्म। सर 2000 ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट पे काम कर रहा है डीप सीक एआई, और सर प्रिसीजन उसमें बहुत ज़्यादा है सर। फॉर एग्जांपल जो लेटेंसी स्पीड है वो सर कम कर दी गई है, ठीक जिसकी है। वजह से डेटा बहुत तेज़ी से आ मेरा जाता है। अंतिम प्रश्न आपसे, Yes, sir. हाल ही में जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि हम इंडिया के लोकल सर्वर्स पर भी डीप सीक को Yes, sir. इंस्टॉल करेंगे, लेके आएंगे भारत में भी। तो एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे लिए क्या क्या एरियाज हैं जिनमें हमें केयरफुल रहना है एआई के एडॉप्शन को लेकर? सर सबसे पहले तो सर ज़रूरत ये है कि कोई डेटा थेफ्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे चाइनीज़ कंपनी सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चोरी करती हैं, ठीक सर है, ऐसा एलिगेशंस है। और फिर उसके बाद सर डेटा थेफ्ट की जो प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष। Thank you आपका so much, इंटरव्यू sir. समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कमिंग सर? यस कमें, बैठिए। कब है आपका इंटरव्यू? सर 3 फरवरी को। थर्ड को। कौन सा प्रयास है आपका? सर 5th अटेम्प्ट है और प्रथम सर। प्रथम है, तो समय तो बहुत कम है आपके पास। यस सर। 3 तारीख को ही है। कैसा रहा अनुभव आज का? सर ओवरऑल तो ठीक था सर, पर मुझे लगता है और सर मैं बेहतर आंसर्स दे सकता था टाइम पे। और सर देखिए समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको हम नहीं बताएंगे। कुछ 1-2 बातों का ध्यान रखना है आपको। मूलतः ये समझना पड़ेगा कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, यस सर। आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि हर क्वेश्चन का जवाब हमको देना ही है। आता हो या ना आता हो, हमें जवाब देना ही है। अगर इस तरह का करेंगे आप ना, तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। पर्सनैलिटी में खोजता है कि सबसे इस व्यक्ति में ईमानदारी है या नहीं, सारी बातों का ईमानदारी से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कई जगह ऐसा लगा हम लोगों को कि जहाँ आपको एग्जैक्ट पता नहीं भी था, फिर भी आप अंदाजे पे आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। एक ही चीज़ से आपको बचना है और कोई चीज़ से नहीं बचना है, क्योंकि 1, 2, 3 गलत आपने दे दिए, मतलब गलत बयानी कर दी ना, तो शक हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी पर कि इसमें ईमानदारी है भी या नहीं। ईमानदारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना। तो उसके पहले हम एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहते हैं। आपने अपने फॉर्म में लिखा है फादर एसबीआई में काम करते हैं। फॉर्म पढ़ा होगा आपने जो लिखा है, या वो भी नहीं पढ़ा है आपने? इसमें तो है, आपके फॉर्म में तो लिखा सर हुआ है। एक्चुअली सर पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, तो पेंशन सर एसबीआई को जाती है। तो सर वो तो मेथोडोलॉजी हुआ ना कि सर, लेकिन SBI मैंने के सर through। ऐसा कुछ भी तो कहीं नहीं EPFO का mention जिक्र नहीं किया आपने कहीं अपने ये में? नहीं सर, मैंने किया था सर, वो स्पेस वर्ड लिमिट की वजह से उसमें नहीं आया था, तो मैंने ईपीएफओ क्योंकि इसमें एक कॉलम है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यस सर। वहाँ आपने SBI लिख उसके दिया नीचे है। एसबीआई आपने लिखा। नो सर, वो खुद ही से उठाया था जब मैंने आईटीआर अपलोड किया, तो सर वो अच्छा कोई बात नहीं, वो आपके नॉलेज आपको दे दिया। कहीं कोई इस तरह का हो तो देखिए, मतलब बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। कई एक क्वेश्चन में सर एक तो आधी अधूरी जानकारी होना कोई बात नहीं है, हमें आप ऑलवेज कह सकते हैं कि मेरे पास लिमिटेड जानकारी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड गो, तो जैसे अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 भागों को मिलाने के लिए लाया गया है, सर। जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो समझ रहे हैं ना। इसका है कि डिफेंस सेक्टर में हम चाह रहे हैं आत्मनिर्भरता, यस सर, सेल्फ रिलायंस। तो वो बोलना चाहिए था ना। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये बनाया जा रहा है। एक तमिलनाडु में है, एक उत्तर प्रदेश में है। और आप जब कहेंगे तो आपसे कहा जाएगा भाई साहब ये लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, आगरा में, यहाँ कहाँ है? ईस्टर्न यूपी में, इसमें जो आप मिलाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आंसर ये हुआ कि ये आपने आंसर बिल्कुल गलत दे दिया। आप कहते नहीं जानते तब भी ठीक था, लेकिन गलत बयानी आप नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एग्रीकल्चर शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, हड़बड़ा के जवाब मत दीजिएगा। जैसे कहा गया कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया जाए कि नहीं, क्योंकि आपने कहा ब्लैंकेट बैन। टैक्स लगाने में बैन कहाँ से आ रहा है वर्ड? समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे हैं ना बात? तो वो उस तरह के शब्दों से बच। दूसरा जो कि कृषि आपका, पहले आप स्टेट में चले गए, स्टेट को टैक्स लगाना चाहिए, फिर आपको ध्यान में आया शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो फिर कहा कि नहीं साहब ये कंकरेंट लिस्ट में है, यूनियन भी करती है, तो बड़ा टोटल कंफ्यूज ये रहता है। टैक्स का प्रावधान तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है आपको पता है। यस सर। तो फिर उसी के हिसाब से आप बोलते हैं साहब ये टैक्स। सर मैं कंफ्यूज हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि आज कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं है, आज तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर वहाँ कंफ्यूज कर जाएगा तो वहाँ तो कोई उपाय नहीं रहेगा आपको। इसका ध्यान रखिएगा। वो तभी होता है जबकि आप उतावले रहिएगा कि हम आंसर तुरंत दे दें हर चीज़ का। तो इसलिए सोच लीजिए, सोच के आप उसके बाद फिर आप बताइए। डीप क्या कहते हैं, ये जो सीख है आपका
चाइनीज़ ये में आपने कहा चाइना चोरी करता है, इतना कैजुअल स्टेटमेंट देना अच्छी बात तो नहीं है ना। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, क्या प्रूफ है आपको ये बताने के लिए कि ये चोरी कर रहा है चाइना IPR का? तो इसमें शब्दों के चयन पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज नॉलेज बेस में कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन शब्दों के चयन पर आप ये कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, मतलब अगर हमने गति शक्ति ही कहा तो आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू कि 2-3 जो बड़े इंपॉर्टेंट है, सागरमाला का आपने नाम सुना होगा, भारतमाला का नाम सुना होगा, उड़ान स्कीम का नाम सर सुना। मैंने सोचा बोलूं पर मुझे ये तो मैं गलत ना बोलूं सर, इसलिए मैंने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इसलिए थोड़ा सोच, कनेक्टिविटी ठीक कहा आपने, Yes, गलत sir. नहीं कहा आपने, कनेक्टिविटी ठीक कहा। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ आंसर को अगर आपको बढ़ाना हो अगर, तो आप कह सकते हैं कि साहब इसमें ये सब स्कीम है, 16 मंत्रालय है जिसको डिजिटली इंटीग्रेट करने की बात चल रही, तो लगता है कि लड़का अच्छा से जानता है। फिर आपसे तो पूछा नहीं कि हमने कि किस साल में ये लॉन्च हुआ था, आपने खुद कहा 2022 में लॉन्च हुआ है ये। सर 2021 में लॉन्च हुआ था। आप खुद जानते, खुद आंसर दे रहे हैं, खुद आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये छोटी छोटी गलतियों से ना इम्प्रेशन गलत जाएगा। तो मुझे आइडिया था, पर सर फिर मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया सर। तो अब आपको समझ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस बता रहा हूँ जो जिस तरह की गलतियाँ की है ना, हो सकता है प्रश्न बिल्कुल ही अलग पूछे जाएंगे आपसे। तो जिस तरह की गलतियाँ जुडिशरी से संबंधित जब बात चली कि क्या किया जाए, तो आप वो चले गए कॉलेजियम सिस्टम में। आप कॉलेजियम पर प्रश्न ही नहीं था, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बस, और अपना घबरा के मत जाइए यहाँ से, अपने को संभालिए और सोचिए कि मेरे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ये, इसको मैं बहुत सोच समझ के जवाब दूँ। 50% जवाब आप नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा, तब भी कम से कम 160-165 नंबर कहीं नहीं गया है। लेकिन 2-3 गलत आंसर इस तरह से दे दीजिएगा तो 130-135 भी आ जाएगा आपको। बस उसी से बचना है आपको, उतना कर लीजिएगा तो और सब चीज़ है, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी पर ध्यान देना है कि हम गेस पर हम कोई जवाब ना देना, या तो आता है हमें या नहीं आता है, ठीक है ना। और कोई मैंने प्रश्न आपके हो तो बताइए सर। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल सर, मुझे जितना नॉलेज, जैसे मैंने आंसर दिया सर, तो क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में सर एक आर्टिकल पढ़ा था कि इससे रीजनल डेवलपमेंट का सर ये प्रॉफिट होगा। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस पर दिमाग तो करना चाहिए। तो Yes, फिर sir, वो मेरी रीजनल गलती थी, डेवलपमेंट सर। अगर है तो कहाँ 6 शहर में इसको ग्रो कर रहा है, ये 6 शहर का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसी से आंसर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि आत्मनिर्भरता की ओर हो रहा है हम लोग। डिफेंस जानते ही बजट कितना बड़ा है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। बेसिक पर्पस है कि हम कि इंपोर्ट हमारा कम हो, आत्मनिर्भर हो। इस दिशा में ये 2 कॉरिडोर, एक नॉर्थ में बनाया गया, एक साउथ में बनाया गया है। आपको बेसिक पर्पस वही है, बस इतना बोल दे तो काफ़ी है। सर प्रेशर में फैक्ट्स भूल जा रहा हूँ बार-बार। तो प्रेशर में तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा ना, समझाना तो खुद को पड़ेगा। वहाँ तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा 3 तारीख को, तो आप जाइएगा। लेकिन बस अपने को शांत रखिएगा, प्रेशर में मत आइएगा, और ईमानदारी से जो जितना आता है उतना बोलिएगा तो आपका बहुत अच्छा जाएगा आपका। खाली इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।